तो वेलकम स्टूडेंट, गणित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम 10th क्लास में जो न्यू एक्सरसाइज है आपकी स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी है। देखिए, जैसा कि आपको यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दे रखा है पूरा, आप अगर देखें इस चित्र में, मतलब पिक्चर में, तो आपको मैंने सभी चीजें आपको एक्सप्लेन कर रखी है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें जो है आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड होती है, सारी की सारी। ठीक है। और मैं जीके माहौर आपको सभी क्लासेस के मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको सभी क्लासेस के मैथमेटिक्स की वीडियो मिल जाएंगी, जिसमें आपको सभी स्टडी मटेरियल हमारे पास से फ्री प्रोवाइड किया जाता है, चाहे वो बुक्स हो या फिर हमारी जो नोट्स हैं उनके पीडीएफ हो। और सभी आपको मिलेंगे हमारे गणित शास्त्र जी के नाम से टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप चैनल पर, या हमारी वेबसाइट है पर्सनल गणित शास्त्र के नाम से, वहां पर जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, ये है हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट। और अगर लिंक वगैरह नहीं मिले तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक रहता है ये वीडियो में, सभी वीडियो में, तो वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं बता रहा था कि आपको जैसे कि समांतर श्रेणी है, ये एक आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हर बार इस एक्सरसाइज में से पूछे जाते हैं। तो 2 से 3 क्वेश्चन का मतलब कम से कम 10 नंबर के ये आपके हर बार एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो आप ये लगा लीजिए 75 में से जो आपके जो 75 में 10 मार्क्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, और केवल एक ही एक्सरसाइज करने से आ रहे हैं। और इतनी सिंपल एक्सरसाइज है कि इससे ज्यादा पूरी बुक में कोई सिंपल एक्सरसाइज नहीं है, और हम इसको कराएंगे और भी सिंपल तरीके से। और वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आपको सभी चीज स्टेप बाय स्टेप समझ में आती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ डिस्कस कर लेते हैं समांतर श्रेणी से रिलेटेड। तो समांतर श्रेणी आपकी होती क्या है कि ये कह रहा है समांतर श्रेणी एक खास तरह का अनुक्रम है। ठीक है, उन्हें बताया जाता है ना, किसी को बताइए कि ये जो समांतर श्रेणी कैसा एक एक खास तरीके का एक अनुक्रम है, मतलब एक सीक्वेंस है, प्रोग्रेशन जिसे कहते हैं। तो जैसे परिभाषा में दे रखा, समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी लिस्ट है जिसमें हर अगला पद पिछले पद की निश्चित संख्या जोड़ने पर मिल जाता है। कि मतलब उससे जो अगला वाला पद है, हमें हर संख्या को जोड़ने पर मिल जाता है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, जैसे कि आपको एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर। ठीक, ये मान लीजिए ये आपकी कोई जो स्टेयर वाला सीढ़ियां हैं, जो आपकी इसकी वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। ठीक, ये आपकी 20 सेंटीमीटर, ये आपकी 30 सेंटीमीटर, और ये आपकी 40 सेंटीमीटर। तो हर बार आप देखें कि इसमें कितने का डिफरेंस है, 10। इसमें 10 ऐड हो गया तो 20 आ गया, इसमें 10 ऐड हो गया 30 आ गया, इसमें 10 ऐड हो गया तो ये आपका 40 आ गया। तो इस तरीके से जो ये आपके स्टेप बाय स्टेप, मतलब ये करा है, तो पिछली संख्या को जोड़ने पर जो हमें अगली संख्या मिलती रहे, वो भी सेम डिजिट में, तो उसको हम क्या कहते हैं, मतलब सेम डिजिट का मतलब सेम संख्या जोड़ने पर। जैसे यहाँ भी 10 जोड़ा, यहाँ भी 10 जोड़ा, यहाँ भी 10 जोड़ा, ये हमेशा वैल्यू आपके सेम ही होनी चाहिए, तभी जाके आपका ये सिक्वेंस बन जाता है। और अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें हम, जैसे कि आपको ये दे रखा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, जैसे यहाँ पर पहले बॉक्स नंबर 1 है, या बॉक्स नंबर 3 है, या बॉक्स नंबर 5 है, यहाँ पर बॉक्स नंबर 7 है, यहाँ पर 9 है, और यहाँ पर आपका 11 है। तो ये इसमें क्या हुआ, पहले 2 ऐड हुआ, फिर आपका दोबारा से 2 ऐड हुआ, फिर आपका दोबारा से ऐड हुआ, और 2 ऐड होते होते इसमें आपके ये इस तरीके से बढ़ते चले गए। तो जब भी आपको समांतर में सेम सीक्वेंस मिलता रहे, तो एक निश्चित ही चैप्टर का हीरो है जिसमें सार्व अंतर, सार्व अंतर का मतलब जो वैल्यू हमारी ये इसमें ऐड हो रही थी और इसमें ऐड हो रही थी, +10, +10 एंड +10। तो जब आपकी ये वैल्यू सीक्वेंस से ऐड हो रही थी, तो उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, डी से डिनोटेड करते हैं, और ये होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है। और ये चीज ध्यान रखना, ये आपका प्लस में भी हो सकता है और आपका माइनस में होता है, दोनों कंडीशन में ये आपका डिफरेंस हो सकता है। सेम आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज द स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस, और एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ द नंबर इन विच ईच टर्म ऑफ द ऑब्टेन बाय द एंडिंग फिक्स नंबर्स टू द प्रोसेसिंग टर्म के हिसाब से। और कॉमन जो होता है आपका कॉमन डिफरेंस, वो भी आपका डी के बराबर होता है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। और ये जो आपका देखिए, सार्व अंतर हमेशा ध्यान रखना, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या फिर जीरो भी हो सकता है। ये मत सोचना कि अगर जीरो वाला है कहीं पर कि ये आपका सार्व अंतर नहीं हो सकता, सार्व अंतर आपका जीरो भी हो सकता है, मतलब कॉमन जो आपका डिफरेंस है। नेक्स्ट में, अब जैसे कि आपको कोई पैटर्न दे रखा है, उदाहरण के लिए, गणित सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि पैटर्न को हमेशा पहचानने का ही विज्ञान है। मतलब हमको पैटर्न को समझना चाहिए मैथमेटिक्स में, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, तभी जाके आपकी जो मैथमेटिक्स में प्रिपरेशन
मतलब मैथमेटिक्स का सिक्वेंस आपका बनता चला जाता है। तो यही बात ये कह रहा है, जैसे कि आपके पास इवन नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स जैसा आपको 2, 4, 6, 8, इनका भी एक सीक्वेंस है कि हर किसी में 2 ऐड करने पर एक इवन नंबर आपका आ जाता है। प्लस के 2 किया, यहाँ प्लस 2 किया, यहाँ पर प्लस 2 किया, और इसी तरीके से ये आपका ऐड होता चला जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये आपको इवन नंबर दे रखा है। हालांकि इवन के साथ साथ ऑल्सो आप जब ऐड करोगे ओड नंबर को, तो हमेशा ध्यान रखना ओड का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो भी आपका 2 के बराबर ही होता है, क्योंकि हर संख्या में आप इवन संख्या में 2 ऐड करते चले जाओ तो नेक्स्ट संख्या आपको ओड ही मिलती चली जाएगी। और जैसे इसमें देखिए, इसमें एक माइनस का भी दे रखा है। पहले 100 था आपके पास, 10 माइनस किया तो 90 हो गया, 10 माइनस किया तो 80 हो गया, 10 माइनस किया तो 70 हो गया। इस तरीके से ये आपका हर बार में 10 माइनस होता चला जा रहा है। अब रूल के नियम का अनुक्रम को इसको क्या कहते हैं, इसको हम सीक्वेंस क्लियर करते हैं। सेम इंग्लिश में आपका लिखा हुआ है। और नेक्स्ट चलते हैं अब आपका। अब देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है आपको कि ये आपको मतलब जो सीक्वेंस वगैरह बनता है किस तरीके से इसका फॉर्मूला बन सकता है और किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, आपके पास जो फॉर्मूला होगा जो कि आपका नेक्स्ट पेज पे मिलेगा आपको, मैं आपको ये बता देता हूँ। जो हमेशा प्रथम पद होता है, जैसे आपके पास सीक्वेंस है 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से आपके पास कोई सीक्वेंस चल रहा है, तो हमारा जो प्रथम पद होगा, जो फर्स्ट पद, उसको हम ए बोलेंगे। मतलब हमेशा जो आपका फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म, उसको हम किससे डिनोटेड करेंगे, ए से डिनोटेड करेंगे। अब ये कह रहा है सार बनता, जो कि कॉमन डिफरेंस है, जो सभी में कॉमन चलता चला जा रहा है, उसको हम किससे डिनोट करेंगे, डी से। तो जैसे इसमें 2 का अंतर है, ये है आपका डी, तो उसको डिनोटेड करेंगे हम डी के साथ। जैसे यहां पर 2 का अंतर, ये भी आपका 2 का अंतर, तो यहाँ भी डी बराबर 2 और यहाँ भी डी बराबर 2। सेम अंतर आपका हर जगह जो डी है आपका होता चला जाएगा। अब ए एन व पद होता है एन टर्म। अगर इसी तरीके से ये आपका सीक्वेंस चलता चला जाता है, तो लास्ट वाला जो टर्म होगा इसका, मान लीजिए ए एन, जो आपका हो जाएगा लास्ट, मतलब अंतिम पद बोल सकते हैं इसको, अंतिम पद मतलब श्रेणी जहां तक जा रही है। अब एन पदों की संख्या, अब एन जो होगा इसमें जैसे नंबर हम काउंट करते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, तो ये कहां तक जा रही है, एन तक। तो इसमें जो पदों की संख्या हो जाएगी, पदों की संख्या मतलब टोटल एलिमेंट जो हो जाएंगे, टोटल टर्म जो हो जाएंगे इसमें, वो एन के बराबर आपके हो जाएंगे। अब जैसे कि आपको एपी दे रखी है 5, 8, 11, 14, तो प्रथम पद आपका 5 है। सारवंतर, हाँ देखिए, सारवंतर की एक चीज और बता देता हूं, जो हमेशा डी की वैल्यू है, आप दूसरे पद में से हमेशा पहले पद को माइनस कर लीजिए। यहाँ पे टी की फॉर्म में ना मानो तो ऐसा मान लो कि आपकी जो सिक्वेंस है, जैसे ये आपका A1, ये आपका A2, ये आपका A3, ये आपका A4, तो आपका जो सारवंतर की वैल्यू है हमेशा A2 में से A1 माइनस करने पर मिल जाती है। तो A2 वाला पद हमारे पास कितना, 4, इसकी वैल्यू 2, तो बराबर 2 के बराबर। या फिर ये कोई जरूरी नहीं है केवल आप शुरू के 2 पदों से निकाल दो, कोई से भी 2 पद हो उनको घटाकर भी आप ए की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे कि इन दोनों को घटा दो, A3 और उससे पहले वाला पद A2 को घटा दीजिए, तो यहाँ पर 6 माइनस के 4, ये भी आपका 2 के बराबर। आप किसी भी 2 टर्म में से जो लगातार है उनमें से आप घटाने पर जो आपकी डी की वैल्यू है ऑलवेज आपकी सेम ही रहेगी। ठीक। और इसी तरीके से आपको इंग्लिश में ये दे रखा है कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू आपकी फर्स्ट प्रोग्रेशन में होती है, फिक्स द नंबर ऑफ द एडिट, और वो सेकंड टर्म, तो ये आपको A2 में से जब A1 घटा लेंगे तो आपको हमेशा डी का डिफरेंस मिल जाएगा। और द नंबर ऑफ द स्पेशल पोजीशन इन द प्रोग्रेशन, आप जैसे कि कोई भी नंबर है आपका, 10वां नंबर बताइए, 50वां नंबर बताइए, इस तरीके क्वेश्चन पूछेगा, तो वहां पर आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। सेम एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दे रखा है। अब देखिए, जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल और दे रखे हैं, जैसे आपको नीचे टैक्सी चलती हुई दिखाई दे रही होगी कि टैक्सी का किराया, एक टैक्सी पहले किलोमीटर में 20 रुपए लेती है और उसके बाद हर किलोमीटर में 8 रुपए लेती है, तो एपी का प्रोग्रेशन इतना हो जाएगा। जैसे मान लो आपने कोई टैक्सी करी और आप उस टैक्सी में बैठे, तो आपसे ये कहता है लोकल जो किराया है हमारे पास वो है 20 रुपए का, आप कहीं तक जाइए 20 रुपए तो आपको देने ही पड़ेंगे। उसके बाद अगर आप हर किलोमीटर जाते हैं तो आपको 8 रुपए आपको ऐड करने पड़ेंगे, मतलब 8 रुपए किलोमीटर के हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो इसमें जब मैंने 8 ऐड किया तो ये आपकी वैल्यू ये 28 के बराबर। आप अगर फिर चले गए 1 किलोमीटर हो तो फिर आपको 8 देने पड़ेंगे, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 36 के बराबर।
और फिर से आप 8 किलोमीटर और चले गए तो सॉरी 1 किलोमीटर और चले गए तो फिर आपको 8 करने पड़ेंगे, तो ये आपकी वैल्यू है 44 के बराबर। और यही सिक्वेंस आपका चलता रहेगा, पहले 20 फिर 28 और फिर इस तरीके से। यहां पर अगर ए की वैल्यू की बात करें तो ए हो जाएगी, और अगर डी की वैल्यू की बात करें तो आपके पास 8 के बराबर हो जाएगी। सेम टैक्सी जो चार्जेज है वो 20 रुपीज 6 किलोमीटर है, और 8 फॉर द ईच एडिशनल किलोमीटर। जब भी आप एक और किलोमीटर आगे चलेंगे तो आपको 8 रुपए के हिसाब से पेमेंट आपको करना पड़ेगा, जैसे कि जैसे टैक्सी में आपको करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसे कि आपको नौकरी वो दे रखी है सैलरी के ऊपर डिपेंडेंट, ये मान लीजिए आपकी ये सैलरी है बैंक में, तो ये आपको दे रखा है कि नौकर की जो सैलरी है, किसी नौकर की 20,000 में प्रति माह से शुरू होती है, तब उसकी जो सैलरी है सॉरी 20,000 में प्रति वर्ष के हिसाब से, हर वर्ष उसको 2,000 रुपए की, सॉरी ये जो ना गलत लिखा हुआ है, ये आपका 2,000, 20,000 नहीं है 2,000 है, 2,000 रुपए की वृद्धि होती है। और यह एपी में हर बार आपको इतने के बराबर हो जाती है। जैसे यहाँ पर आपकी 20 है, ये आपकी बढ़कर कितनी होगी 22 के बराबर, और फिर अगले साल बढ़कर कितने बराबर 24 के बराबर। तो हर साल जो आपका इंक्रीमेंट हो रहा है वो आपका कितने का हो रहा है 2,000 रुपए का। ठीक, तो आपकी जो ये वैल्यू है ये तो आपकी ए की वैल्यू हो जाएगी, और जब इसमें से आपने इसको माइनस किया 22,000 में से, जब आपने 20,000 को माइनस किया तो आपकी वैल्यू होगी 2,000, जो कि आपके दोनों में यहाँ पर गलत है, ये 2,000 जो हो जाएगी आपकी किसकी वैल्यू हो जाएगी डी की वैल्यू। ठीक है, ये आपकी डी की वैल्यू हो जाएगी। अब नेक्स्ट में जो फॉर्मूला है आपका, हमेशा जो पद निकालने का जो तरीका होता है आपका, फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस के 1 × डी, जो कि मैंने आपको ए पहले एक्सप्लेन कर दिया। ये आपका पद हो गया, जिस भी स्पेसिफिक पद की बात करेगा, ये आपका प्रथम पद हो गया, ये आपका पदों की संख्या हो गई, पदों की संख्या, और ये आपकी हो गई कॉमन डिफरेंस। ठीक है, मतलब सार्वंतर, सार्व अंतर। और सार्व अंतर जैसे कि आपने सार्व अंतर लिखा हुआ तो आप इसी से प्रोनाउंस से इससे समझ सकते हैं, सार्व अंतर मतलब सभी में समान अंतर, उसको बोलते हैं हम सार्व अंतर। ठीक है, इंग्लिश में अगर बात करें तो ये आपका होगा nth टर्म, nth टर्म, ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म। ठीक है, और ये आपका हो गया नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, और ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस के बराबर। अब देखिए, अगर आपको कभी कभी जो पद है वो आपको इस तरीके से सीक्वेंस बनना, अगर हम मान लीजिए आपको बिना वैल्यूज के मतलब बिना किसी संख्या के अगर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है तो वो आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। पहला पद ए, दूसरा पद हो जाएगा ए प्लस के डी के बराबर, तीसरा पद हो जाएगा ए प्लस के 2d के बराबर, चौथा पद हो जाएगा ए प्लस में 3d के बराबर। जैसे हो क्या रहा है उसमें, मुझे ये पता है कि ए की जो वैल्यू है, जो पहले पद की वैल्यू है वो है हमारे पास ए के बराबर। जब a2 की वैल्यू है तो हमने क्या बताया था, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि हर पद में से जो आप डी ऐड करते चले जाओ तो उससे आपको अगला पद मिलता चला जाएगा। तो हमने इसमें डी ऐड कर दिया तो ये सेकंड पद आ गया। अब इसमें हमने तीसरा पद करने के लिए तो a प्लस के d वाले पद में फिर से हमने d ऐड कर दिया, तो ये आपकी वैल्यू ये a प्लस के 2d के बराबर हो जाएगी। और इसी तरीके से हमने a4 वाला पद ऐड किया तो a प्लस के 2d में हमने फिर से d ऐड कर दिया, तो a प्लस में 4 मतलब a4 में चौथा जो पद हो जाएगा आपके पास में a प्लस में 3d के बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम इसका n वाला पद निकालें an, तो वो आपका a प्लस में n माइनस के 1 × d के बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, देखिए अगर आप देखें कि इसमें जो आपका तीसरा पद है वो आपका n माइनस 1वां पद है, मतलब जैसे यहाँ पर चौथा पद पूछ रहा था, देखिए यहां से देखते यहाँ पर दूसरा था, कलर चेंज करो, यहाँ पर a2 पूछा था तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 1 थी, यहाँ पर जब a3 पूछा तो आपकी वैल्यू यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 2 थी, और जब आपसे a4 पूछा तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है 3 के बराबर। तो हमेशा एक पद बराबर कम होगा, तो जब यहाँ से n पूछा है तो आपका पद क्या हो जाएगा n माइनस 1 के बराबर, ये आपका पद हो जाएगा। और इसी तरीके से ये फॉर्मूला आपका बन जाता है a n बराबर में a प्लस में n माइनस के 1 × d के बराबर। इंपोर्टेंट फॉर्मूला, सारे के सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे होंगे, और इसके अलावा भी फॉर्मूला होते हैं लेकिन वो आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताएंगे जो कि आपको यूज है। इस वाली एक्सरसाइज के लिए आपको केवल इतने ही फॉर्मूला बहुत है, और इसी के थ्रू आपकी ये वैल्यू हो जाएगी। और जो पद मैंने सॉल्व किए हैं देखिए वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, और डी एक गुणांक है, मतलब जैसे हर पद में ऐड होता चला जाता है। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस में 3d के बराबर ये आपकी वैल्यू
होती चली जाएगी। ठीक है, तो अब चलिए, अब यहां से आपकी शुरू हो जाती है एक्सरसाइज के सवाल, तो उनको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आपको पहले में आपको दे रखा है, टैक्सी से रिलेटेड सवाल है और वो आपको टैक्सी चलती हुई आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। तो देखिए इसमें आपको क्या है, निम्नलिखित स्थिति में से किन स्थितियों को संबंध करके जो एपी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बाय, मतलब किस तरीके से किसको लिख सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के किराए पर 15 रुपए और उसके अतिरिक्त जो किराया वो 8 रुपए के बराबर हो जाता है। तो द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज फर्स्ट, दो आपका 15 के बराबर फर्स्ट किलोमीटर में, और उसके बाद 8 आपकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। तो हमको पता है, गिवन है, आपको गिवन है जो ए की वैल्यू है वो 15 के बराबर, क्योंकि आपकी जो फर्स्ट किलोमीटर पे है वो आपकी वैल्यू किसके बराबर है, 15 के बराबर। और ए की वैल्यू जब 15 है तो ए वन की वैल्यू आपके पास 15 हो जाएगी। अब यहां से जब आप ए टू की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी ए वन प्लस में डी के बराबर। और यहां से डी की वैल्यू देखें तो आपकी जो वैल्यू है हर किलोमीटर पर कितने रुपए और ऐड हो रहे हैं, 8 रुपए के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 15 प्लस के 8 बराबर में 23 के बराबर। अगर आप ए थ्री की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से हो जाएगी आपकी 23 प्लस में 8 बराबर में 29 के बराबर। अगर आप ए फोर की वैल्यू निकालेंगे तो 29 प्लस के ऐड बराबर 37 के बराबर। अब आपको ये चेक करके बताना है कि ये जो हमारे प्रोग्रेशन बन रहा है अर्थमेटिक में है या नहीं है। तो उसके लिए जो आपके डी की वैल्यू है, चाहो तो आप ऐसे घटा करके देख लो किसी भी तरीके से, और नहीं तो आप इसी तरीके से लिख सकते हो और ये कह सकते हो कि इन सभी में समान अंतर है। यहां लिख दीजिए डी का मान, डी का मान समान है, इसलिए यह एक समानांतर श्रेणी है। ठीक है, और देखिए ये 8 मत समझना, इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे 15 है आपको, है नहीं, इसमें से घटा के देखना। जैसे 23 में से आप 15 को घटाइए तो मतलब ए टू में से ए वन को घटाइए तो आपकी वैल्यू यहाँ पर कितनी बचेगी, 8 के बराबर। इसी तरीके से अगर आप चेक करेंगे ए थ्री में से ए टू घटा लीजिए तो 29 की वैल्यू को 23 में से घटा लीजिए तो ये भी आपकी वैल्यू कितने बराबर हो जाएगी, सॉरी 29 प्लस में 3। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका सबसे पहले एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है कि निम्नलिखित स्थिति में से टैक्सी से रिलेटेड है, तो टैक्सी आपको चलती हुई स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। तो आपको जो स्थिति दी गई है कि एपी के रूप में है या नहीं, आपको ये बताना है कि ये जो आपकी क्वेश्चन है वो एपी बनाता है या नहीं बनाता। तो क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, जैसे कि ये आपको जो क्वेश्चन है यहाँ पर दे रखा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर पे तो 15 रुपये है और उसके अतिरिक्त किराया आपका 8 रुपये बढ़ जाता है। तो द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, द फेयर इज 15 फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर द ईच एडिशनल किलोमीटर में चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब हो गया कि मेरे पास जो ए की वैल्यू है या ए वन की वैल्यू है वो आपकी 15 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, 15 रुपीज के बराबर। नेक्स्ट में जो आपके पास डी की वैल्यू है वो है आपके पास 8 रुपए के बराबर। अब आपके पास ये 8 के बराबर, ये उसके बराबर। तो अगर हम यहां से ए टू निकालें तो उसका मतलब हो जाए ए वन प्लस में डी के बराबर, इसका मतलब 15 प्लस के 8 बराबर आपके लिए 23 के बराबर। इसी तरीके से अगर हम ए थ्री की वैल्यू निकालें यहां से तो आपकी हो जाएगी ए टू प्लस में डी के बराबर, मतलब कि 23 प्लस में 8 बराबर में 31 के बराबर। अगर आप यहां से ए फोर की वैल्यू निकालें तो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी यहां पर ए थ्री प्लस में फिर से डी ऐड कर दीजिए तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर, 31 प्लस के 8 बराबर आपकी वैल्यू 39 के बराबर। तो अब हमने देखा इसमें डिफरेंस 8 का था, इसमें भी डिफरेंस 8 का था और इन दोनों में डिफरेंस आपका 8 का था। तो इसका मतलब यह कैसे है आपके, जब डी हमारी वैल्यू सभी में समान है तो इसका मतलब ये होगा यह एक समांतर श्रेणी बनाती है। इन, ऐसे लिखो, इन एपी प्रोग्रेशन। ठीक है,
ये आपकी एपी की फॉर्म में आपको दे रखी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिए, जैसे कि आपको सिलेंड्रिकल जो एयर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, तो आपको जो स्क्रीन पर सिलेंडर दिख रहा होगा चलता हुआ, तो ये मान लीजिए ये कहता क्या है सबसे पहले कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु में निकलने वाले पंप के प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल लिया जाता है। ये थोड़ी सी आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जब किसी वायु में से निकालने वाला जो पंप है प्रत्येक बार शेष हवा में से, मतलब जितनी हवा बच जाती है उसकी 1/4 वो हर बार रिमूव कर लेता है, उसको मतलब बाहर निकाल लेता है। ठीक है, तो ये कह रहा है द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेशर इज द सिलेंड्रिकल व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेन्स इन द सिलेंडर एट ए टाइम। मतलब ये कह रहा है इस तरीके से अगर निकाली जाती है तो आप ये बताइए कि सिलेंडर में कितनी हवा आपकी बच जाएगी। तो देखिए, आपको ये भी चेक करके बताना है ये आपका एपी बनता है या नहीं बनता। ठीक, तो मुझे ये पता है कि जो आपकी मैंने माना, क्योंकि ये तो पता नहीं है कितनी हवा का माना, प्रथम बार में हवा की मात्रा, ठीक है, द एयर क्वांटिटी इन फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू, मैंने मान लिया 1 के बराबर। ठीक है, 1 इकाई के बराबर कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि मुझे पता नहीं है मीटर में कि लीटर में या किस में दे रखी है, तो हमें उससे कोई पता ही नहीं है। ठीक है, सिंपल में तो हमने मान ली कोई भी 1 इकाई है। तो अब A1 की जो वैल्यू हो गई वो आपकी कितने बराबर हो गई, 1 के बराबर। अब आपको क्या करना है, 1/4 इसमें से रिमूव करनी है। तो D की जो वैल्यू वो कितनी है आपकी, 1/4 के बराबर, हर बार 1/4 रिमूव करनी है। तो A2 की वैल्यू है 1 माइनस के 1/4 के बराबर, बटे में आपकी वैल्यू 1, यहां पर आपकी वैल्यू 4 माइनस के 1 एलसीएम लेने पर, और ये आपकी वैल्यू हो जाए 3/4 के बराबर। तो A2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/4 के बराबर। अब आपको निकालनी है A3 की वैल्यू। तो A3 की वैल्यू निकालने के लिए आपको इसका 1/4 कम करना है। तो इसका 1/4 कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 3/5, और इसका 1/4 निकालना तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3, और यहाँ पर 5 चौक 20 के बराबर ये आपकी वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 3/5 नहीं है, 3/4 था, यहाँ गलती कर ली ना मैंने, ये 3/5 से नहीं है, ये आपका 3/4 दोनों जगह, यहाँ भी 3/4 और यहाँ भी आपका 3/4। तो ये जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 3/16 के बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, वो गलती से लिख गया था। तो देखिए, ये आपका 4 था तो यहाँ भी 4 हो गया, और 4 चौक 16 और 3 एकम 3। तो अब आपको जो कम करनी है इस बार कितनी करनी है, 3/16 कम करनी है 3y में से। तो यहाँ पर 3/4 में से माइनस कीजिए 3/16, ये आप समझ आए ना, मतलब जो भी सिलेंडर में हवा बच जाती है, जैसे कि पहली बार में हवा थी आपकी इतनी, कलर चेंज कीजिए, यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए, जैसे पहली बार में आपकी हवा थी इतनी, ठीक, अब इसने थोड़ी सी रिमूव करी तो सेकंड बार में 1/4 इसमें से निकाली, तो इसमें जो बची है अब इसकी 1/4 इसमें से कम करनी है, पहले इसमें से 1/4, फिर इसमें जो बची है इसमें से 1/4 कम करनी है। तो इसी तरीके से आपकी जो हवा है वो कम होती चली, जितनी उसमें बच जाती है। या फिर आप सिंपल सा एग्जांपल मान लीजिए कि 10 रुपए थे, 100 रुपए थे, तो इसमें से मैंने 10 कम कर लिए, तो वो आपके हो गए 90 के बराबर। अब इसमें जो आपके 90 बच रहे हैं अब आपको इसमें से कम करने हैं, तो वो आपके हो गए 80 के बराबर। अब इसमें जो आपके 80 बचे फिर इसमें से कम करने हैं, तो वो आपके हो गए 10 के बराबर। तो ये तो आपका प्रोग्रेशन एक अर्थमेटिक में बन रहा है, और इसको चेक करते हैं ये आपका बनेगा या नहीं बनेगा। तो हमने अब इसमें से कम कर लिया, तो आपकी जो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर बराबर में 16 एलसीएम, 4 चौक 16, तो 4 तिया 12 माइनस के 3 बराबर में 9/16 के बराबर। अब जब आप A4 की वैल्यू निकालेंगे तो आप पहले इसका 1/4 निकाल लीजिए, तो 9/16 गुणा 1/4, तो 9 और 16 चौका 64 के बराबर। तो अब आपके पास हवा बची इतनी 9/16, और इसमें से आपने 1/4 इसकी ये हो गई, तो उतनी और घटा लीजिए, तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा आपका 64 के बराबर, और 16 चौका 64 और 9 चौक 36 माइनस के 9, और बराबर में आपकी वैल्यू है 27/64 के बराबर। अब आप निकालिए डी की वैल्यू, जैसे हम इसमें से इसको निकालते हैं, तो हमने क्या किया, प्रथम कंडीशन में जो डी की वैल्यू हो जाएगी, A2 में से मैंने A1 को घटाया, तो A2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3/4, इसकी वैल्यू कितनी है 1/4,
बराबर में 4, यहाँ से 3 माइनस के 1 बराबर में आपके लिए 2/4, और अगर कैंसिल करें तो 1/2 के बराबर। ठीक है, ये तो आगे इन दोनों में से घटाने पर। अब इन दोनों में से घटाइए, तो अब हम D2 जब निकालेंगे, मतलब सेकंड कंडीशन में D2 का मतलब सेकंड कंडीशन के लिए लिख दिया है, तो आपको इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो 9/16 में से 3/4 को माइनस कीजिए, तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा आपके 16 के बराबर। तो यहाँ पर 9, यहाँ पर 4 चौक 16 और 4 तिया 12, और यहाँ पर आपके लीजिए माइनस के 3 और बटे में 16 के बराबर। और आपको यहाँ पर पता चल गया कि ये दोनों वैल्यू के D1 नॉट इक्वल टू D2, तो यह समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में नहीं है, और यही इसका आंसर यहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। और आपको जो करना है, इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं तो थ्योरेटिकल बेस में केवल आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है, और उससे आप इजीली इनको कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन इसका, अब देखिए कुआं खोदने के ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन है ये आपका। तो आपको दे रखा प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर में जो आपकी है, मतलब 1 मीटर अगर तुम कुआं खुदवाओगे, जैसे ये एक तरीके से आपका कुआं है, ये आपका टोटल है 10 मीटर के बराबर। तो आपसे ये कह रहा है कि अगर आप यहाँ पर 1 मीटर खुदवाओगे, तब तो आप दोगे मुझे 150 रुपए। इसके बाद अगर आपने 2 किलोमीटर खुदवाया, तो आप 50 रुपए फिर दोगे मुझे। अगर आपने फिर 1 और किलोमीटर खुदवाया, तो 50 रुपए आप फिर दोगे मुझे। तो हर किलोमीटर 50 रुपए आपकी खुदाई बढ़ती चली जाएगी। तो द कॉस्ट ऑफ द डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर इज डिगिंग ऑफ डिगिंग वेन इट्स कॉस्ट इज 150 फॉर द फर्स्ट मीटर राइज द 50 ईच सब स्क्वायर मीटर के बराबर। हर आपकी जो 1 मीटर पे, मतलब 1 मीटर और खुदवाते चले जाओगे, तो आपकी जो कॉस्ट है 50 में बढ़ती चली जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया, प्रथम मीटर पर जो आपकी कॉस्ट है, लागत मतलब कॉस्ट, बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी A1 बराबर कितने के बराबर हो जाएगी आपकी 150 के बराबर। अब आ जाएगी सेकंड में, दूसरे मीटर पर लिख लीजिए, दूसरे मीटर पर जो आपकी लागत आ जाएगी A1, सॉरी, दूसरे मीटर पर जो आपकी लागत हो जाएगी, इसको थोड़ा सा आप लिख देता हूँ नहीं, तो दूसरे मीटर पर लिख लीजिए यहाँ पर, दूसरे मीटर पर लागत A2 बराबर आपकी वैल्यू है 150। तो पहले थे, प्लस में 50 और जुड़ जाएंगे, तो बराबर आपकी वैल्यू है 200 के बराबर। अब तीसरे मीटर पर, तीसरे मीटर पर लागत A3 बराबर 200 पहले थे, 50 रुपए और ले लेगा, ये आपका हो जाएगा 300 के बराबर। सभी को रुपए में लिख दीजिए, तो ये भी आपका, सॉरी, 250 के बराबर, मैंने 300 लिख दिया, फिर गलत हो जाता। ये जो आपकी वैल्यू है 50 ऐड करें, तो ये आपकी वैल्यू है 250 के बराबर। अब लिखिए चौथे मीटर पर, क्यों ऐसा होता है, मैं कभी कभी नेक्स्ट लाइन सोच लेता हूँ ना, तो वो आपका क्योंकि इससे अगला जो ना 300 आएगा, तो मैं कभी कभी ओवर थिंकिंग कर जाता हूँ, तो यहाँ पर आपका ये जुड़ जाता है। तो मीटर पर बहुत मैथमेटिशियन ऐसे हैं जिनके साथ ये दिक्कत होती थी। हमारे रामानुजन जी थे ना, उसके उनके साथ भी ये दिक्कत हुआ करती थी कि अगर वो एक तरीके से किसी चीज को ऐड करते थे, तो वो उससे पहले आने वाला जो आंसर है उसको पहले अज्यूम कर लिया करते थे। तो उस तरीके से उनकी जो माइंड की जो कॉन्सेप्ट थी वो और तेज हो गई थी। और A4 की वैल्यू हो जाएगी आपकी A3 प्लस में D के बराबर। और यहाँ पर आप लिख दीजिए 250 प्लस में 50 बराबर आपके लिए 300, जैसे आ गया ना 300। तो देखिए, अब आपको जो यहाँ पर वैल्यू की अगर बात करें, मैंने डी माना नहीं है, तो आप यहाँ मान सकते हैं चाहो तो, और नहीं मानना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब D1 निकालना है हमें, तो A2 माइनस के A1 करके निकालिए, तो वो आपकी वैल्यू हो जाएगी 200 माइनस के 150 बराबर 50 के बराबर। D2 की वैल्यू निकालनी है, तो A3 माइनस के A2 करके निकालिए, तो 250 माइनस के 200 बराबर आपके लिए 50 के बराबर।
तो इसी तरीके से आप D3 की वैल्यू निकालिए, तो D4 माइनस के D3 बराबर में 300 माइनस के 250 बराबर आपके लोग 50 के बराबर। तो सभी में जो आपकी वैल्यू 50-50 है, तो D का मान समान है, इसलिए यह समांतर श्रेणी में है। ठीक है, ये जो आपका प्रोग्रेशन है किसमें, समांतर श्रेणी में आपको दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड, जैसा कि आपको पीछे आपको दे रखा था, ये कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ द मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर 10,000 इज डिपोजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट 8%, मतलब 10,000 रुपये डिपोजिट करता है और हर बार जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसको 8% मिल रहा है। खाते में प्रत्येक वर्ष जो मिश्र धन है, जबकि 10,000 रुपये की राशि पर 8% है, तो वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा की जाती है। कि अगर आपने प्रथम वर्ष में जमा, यहाँ पे जमा मत लिखिए, चक्रवृद्धि ब्याज लिख लीजिए, यानी प्रथम वर्ष में कंपाउंड इंटरेस्ट तो आपसे पूछ ही रखा है, तो प्रथम वर्ष में जो राशि है, प्रथम वर्ष में यहाँ पर आपके लिए प्रथम वर्ष में जमा राशि बराबर आपकी वैल्यू कितनी थी, 10,000 रुपये। ठीक है, तो A1 की वैल्यू आपकी 10,000 रुपये हो गई, और अगर D की वैल्यू देखा जाए तो आपकी होगी 8% के बराबर। तो दूसरे वर्ष में जो आपके पास राशि हो जाएगी, दूसरे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल बाद काउंट होगा, तो अब इस वाले जब 10,000 रुपये आपको 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा, तो ब्याज आप जोड़ लीजिए। दूसरे वर्ष में जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा बराबर, देखिए 10,000 रुपये का 8% मतलब है 8/100, 0 से 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 800 के बराबर। ठीक, तो 10,000 रुपये आपके पहले से और प्लस में 800 आपके फिर से मिल गए। तो यहाँ फिर एक काम करो, आप ब्याज ही निकाल लो यहाँ पर केवल, ठीक है, जिससे वरना आप कंफ्यूज हो जाएगा बाद में करोगे तो आप एक काम कीजिए, प्रथम वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 10,000 गुणा आपका 8/100, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 800 के बराबर। तो आपकी जो दूसरे वर्ष में जो खाते में पैसा हो गया, दूसरे वर्ष की राशि कितनी हो जाएगी, दूसरे वर्ष की जो राशि हो जाएगी आपके पास, अब आपके खाते में कितने रुपए हो गए, 10,000 रुपये तो आपने जमा किए थे, प्लस में 800 रुपये का आपको ब्याज मिल गया, तो आपके खाते में हो गए 10,800 रुपये के बराबर। अब बात करते हैं तीसरे साल की, तो तीसरे वर्ष में ब्याज, ठीक है, मतलब तीसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। अब आपका चक्रवृद्धि ब्याज है तो वो आपका इस अमाउंट पर लगेगा, ना कि इस अमाउंट पर, ये हमेशा ध्यान रखना। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ये है कि जो कि आपका पैसा बढ़कर हो गया है उस पर फिर से आप इंटरेस्ट लगा दीजिए। तो 10,000 रुपये फिर 8% लगा दीजिए, 10,800 पर 8/100 के बराबर, 100 से 100 कैंसिल, 8 8 64 और 8 एकम 8, तो 884 रुपये जो इंटरेस्ट है इसका हो जाएगा। अब तीसरे वर्ष की जो राशि हो जाएगी आपकी, तीसरे वर्ष की जो राशि आपके खाते में कितने रुपए हो गया, दोबारा से चेक किया आपने कि पहले थे 10,800, फिर मेरे पास 864 और हो गए, तो यहाँ पे 64 और 8 दूनी 16 और 1 के बराबर, तो 11,664 रुपये मेरे पास अगले में हो गए हैं। तो ज्यादा निकालने की आवश्यकता नहीं, पहले मेरे पास कितने थे, 10,000 रुपये, उसके बाद ये तो फर्स्ट ईयर में थे, सेकंड ईयर में हमारे पास हो गए 10,800, और थर्ड ईयर में हमारे पास हो गए 11,664 के बराबर। अब यहां से आप डी की वैल्यू निकालिए सभी में, तो अगर आप डी की वैल्यू निकालें तो ये आपकी हो जाएगी, मतलब A1 की वैल्यू यहाँ पर लिख लीजिए, कलर चेंज करके लिख देते हैं, ये आपकी हो जाएगी A1 की वैल्यू, दूसरे वर्ष की राशि हो जाएगी A2 की वैल्यू, और तीसरे वर्ष की राशि हो जाएगी हमेशा A3 की वैल्यू। तो आप जब D1 निकालेंगे तो वो A2 माइनस के A1 करके, मतलब 10,800 माइनस के 10,000 बराबर आपकी वैल्यू ये 800 के बराबर। ठीक, नेक्स्ट में D2 की वैल्यू निकालिए, तो A3 माइनस के A2 बराबर 11,664
माइनस के 10,800, तो बराबर आपका डिफरेंस आ गया 864 के बराबर। तो दोनों कंडीशन में डी की वैल्यू अलग अलग आ गई, तो लिख दीजिए इट इज नॉट इन एपी। मतलब ये जो आपका सीक्वेंस है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, केवल आप इतना लिख सकते हैं, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता ही नहीं है, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है। नेक्स्ट सेकंड के पार्ट। अब आपको दे रखे हैं दी हुई एपी के प्रथम 4 पद निकालने, जिसमें ए और डी के मान आपको दे रखे हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप ऐसे देखें तो मैंने आपको पद पहले ऐसे बताए थे, ए वन बराबर इतना, जब मैंने समझा रहा था आपको, तो ए टू की वैल्यू ए वन प्लस में डी के बराबर, मतलब ए प्लस के डी के बराबर, ए वन मत लिखिए, यहाँ लिखिए ए प्लस के डी के बराबर। और जब आपको निकालनी थी ए थ्री की वैल्यू, तो ए प्लस के टू डी के बराबर। और जब आपको निकालनी थी ए फोर की वैल्यू, तो ए प्लस के थ्री डी के बराबर, जो कि हमने जब स्टार्टिंग में समझाना शुरू किया था उस तरीके से ये वैल्यू निकाली थी। तो देखिए ये आपकी वैल्यू 10 है और ये भी आपकी वैल्यू 10 है, तो ए वन की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपके पास 10 के बराबर। और ए टू की वैल्यू निकालिए तो वो आपकी वैल्यू हो जाएगी ए प्लस के डी के बराबर, यहाँ पर ए भी लिख सकते हैं। तो बराबर ए टू की वैल्यू 10 और डी की वैल्यू भी 10, तो ए टू की वैल्यू कितने बराबर हो जाए आपकी, 10 और 10 20 के बराबर। इसी तरीके से नेक्स्ट में अब निकालिए ए थ्री की वैल्यू, तो वो आपकी हो जाएगी ए प्लस में टू डी के बराबर। तो यहाँ पर ए प्लस में टू मल्टीप्लाई में डी की वैल्यू 10 के बराबर, और ए की वैल्यू है आपकी 10 के बराबर, ये भी 10 के बराबर। तो यहाँ पर 10 प्लस के 20 बराबर आपके वैल्यू 30 के बराबर। इसी तरीके से ए फोर की वैल्यू आप निकालेंगे तो वो आपकी हो जाएगी ए प्लस में थ्री डी के बराबर। तो ए की वैल्यू 10 प्लस में 3 मल्टीप्लाई में 10 बराबर में 10 प्लस में 30 बराबर आपके वैल्यू 40 के बराबर। कहने का मतलब है अब जो आपको ये पद निकालने हैं इसी सीक्वेंस में निकालने हैं, इन फॉर्मूलों को लगा करके, ठीक। और आपको 4 पद निकालने थे और 4 आपने निकाल लिए, काउंट करा देता हूं। पहला पद, ये आपका दूसरा पद, और ये आपका तीसरा पद ए थ्री की वैल्यू यहाँ पर, और ये आपका चौथा पद, ठीक है। ये आपके 4 पद हो चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन, अब ए वन की वैल्यू हो जाएगी ए के बराबर, तो इसका मतलब हो जाएगी आपकी वैल्यू माइनस के 2 के बराबर। ए टू की वैल्यू निकालेंगे तो ए प्लस में डी के बराबर, तो मतलब ए की वैल्यू तो आपके पास माइनस के 2 है, डी की वैल्यू 0 के बराबर, तो ये आपकी वैल्यू माइनस के 2 के बराबर। अब निकालेंगे ए थ्री की वैल्यू, तो ए प्लस में 2d बराबर, और ए की वैल्यू 2 प्लस में 2 डी की वैल्यू 0 बराबर माइनस के 2 और प्लस में 0 बराबर आपके लोग माइनस के 2 के बराबर। अब निकालिए ए फोर की वैल्यू, तो ए प्लस में 3d के बराबर, यहाँ पर आपके लोग माइनस के 2 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 3, सॉरी 3 मल्टीप्लाई में 0 बराबर आपके लोग यही माइनस के 2 प्लस में 0 बराबर आपके लोग माइनस के 2 के बराबर। अब आपने जब चेक किया तो सभी वैल्यू आपकी इसके बराबर आ रही थी, चारों पद वैल्यू, और 4 ही पद आपको निकालने थे। नेक्स्ट में इनके भी सभी के 4 4 पद निकालने, तो ए का मान दे रखा है 4 के बराबर, तो मतलब ए वन की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 के बराबर। ए टू की वैल्यू निकालेंगे तो ए प्लस के डी करके निकाल लीजिए 4, और डी की वैल्यू माइनस के 3 बराबर आपके लिए 1 के बराबर, ठीक। अब निकालना है ए थ्री की वैल्यू, तो यहाँ पर ए प्लस के 2d के बराबर, तो ए की वैल्यू आपकी 4 और इसकी वैल्यू 2, डी की वैल्यू माइनस के 3 के बराबर, ठीक। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 4 माइनस के 6 और बराबर आपके वैल्यू माइनस के 2 के बराबर। नेक्स्ट में अब निकालने ए फोर की वैल्यू, तो ए प्लस के 3d के बराबर, तो ए की वैल्यू है 4, इसकी वैल्यू 3 मल्टीप्लाई में माइनस के 3 के बराबर, तो 4 माइनस के 9 बराबर आपके लोग माइनस के 5 के बराबर। तो पहला पद आपका ये रहा, दूसरा पद आपका यहां पर था ए टू की वैल्यू, तीसरा पद आपका यहां पर था, और चौथा पद आपका यहां पर था। 4 पद इसके हमने निकाल दिए। नेक्स्ट में ए वन बराबर जो ए है वो आपको दे रखा है माइनस के 1 के बराबर। ए टू बराबर निकालना है ए प्लस के डी करके, तो ए की वैल्यू है आपकी माइनस के 1, डी की वैल्यू 1/2 के बराबर, बट्टे में 1 एल्सियम लीजिए 2 के साथ, तो माइनस के 1, तो माइनस के 2 प्लस के 1 बराबर माइनस के 1/2 के साथ। अब निकालिए ए थ्री की वैल्यू, तो यहाँ पर ए प्लस में 2d के बराबर, तो माइनस के 1 ए की वैल्यू,
और प्लस में 2 मल्टीप्लाई में डी की वैल्यू 1/2 के बराबर, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर माइनस के 1 प्लस के 1, तो 1 बचेगा केवल, और यहाँ की वैल्यू 0 के बराबर। अब निकालिए A4 की वैल्यू यहाँ से, तो A प्लस में 3D के बराबर, तो माइनस के 1 प्लस में 3D की वैल्यू 1/2 के बराबर, तो माइनस के 1 प्लस के 3/2 बटे में 1, एलसीएम लिया तो यहाँ से 2 के बराबर, 1 दूनी 2 और 2 एकम 2 प्लस के 3 माइनस के 2 प्लस के 3 बराबर आपके लो 1/2 के बराबर। अब पहला पद ये रहा आपका, दूसरा पद यहाँ पर है, तीसरा पद यहाँ पर है, और चौथा पद आपका यहाँ पर दे रखा है। चार पद, मतलब सिंपल क्वेश्चन है, और इसी तरीके से आप एक एक करके निकालते चले जाइए और फॉर्मूला लगाते चले जाइए। अब देखिए पॉइंट में दे रखा है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, क्वेश्चन उसी तरीके से होगा। देखिए एक बार आपकी समझ में कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए, इसलिए मैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि जब आपकी समझ में कॉन्सेप्ट आ जाए किस तरीके से ये वैल्यू आएगी, तो आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो A1 की वैल्यू आपकी A के बराबर, जो आपकी जरिए माइनस के 1.25 के बराबर। ठीक, अब नेक्स्ट में आपको निकालना है A2 की वैल्यू, जो कि हो जाएगी A प्लस में D के बराबर। तो A की वैल्यू माइनस के 1.25 और D की वैल्यू है 0.25। हमेशा जोड़ने के लिए पॉइंट से पॉइंट मिलाकर इस तरीके से जोड़ने होते हैं आपको। तो 5 दूनी 10, 1 5 एकम 5, पॉइंट आ गया पॉइंट की जगह पर 1 के बराबर, और माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का, तो ये आपकी हो जाएगी माइनस के 1.5 के बराबर। तो यहां से निकल गई आपकी A2 की वैल्यू। अब निकालिए A3 की वैल्यू, तो यहाँ पर A प्लस में 2D के बराबर, तो यहाँ पर माइनस के 1.25 माइनस में 0.25 मल्टीप्लाई में 2 के बराबर। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर माइनस के 1.25, और इसकी मल्टीप्लाई आपने इसमें कर दी, करने पर ये आपकी वैल्यू है 0.50 के बराबर। 25 दूनी 50, और जब ये माइनस माइनस आपने फिर से जोड़े तो आपकी वैल्यू ये माइनस के 1.75 के बराबर। पॉइंट से पॉइंट मिलाइए और इनको ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट टर्म A4, तो A प्लस में 3D के बराबर, तो माइनस के 1.25 प्लस में 3 मल्टीप्लाई में आपकी वैल्यू माइनस में 0.25। तो यहाँ पर आपके लिए ये माइनस के 1.25 और 25 या 75, तो माइनस के 0.75 ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए जब आप इसको ऐड करेंगे 1.25 में 0.75 ऐड किया, तो 5 दूनी 10 की 0, 1 7 और 3 10 की 0, हासिल लगा 1 और 1 और 1 2 के बाद। अब पॉइंट के बाद 2 का 0 का कोई महत्व नहीं, तो यहाँ पर आपके हो जाएगी माइनस के 2 के बराबर। तो आपके जो चार पद A4 की वैल्यू, यहाँ से A3 की वैल्यू, ये आपके A2 की वैल्यू, ये आपके A1 की वैल्यू। ठीक, और यहीं पर समाप्त करते हैं। कुछ क्वेश्चन और रह गए, वो नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, दोबारा पूछना चाहते हैं आप मुझसे, तो कमेंट कीजिए, दोबारा से सॉल्यूशन बता देंगे हम आपको। और इसके अलावा अगर आपको PDF वगैरह चाहिए तो सब हमारे गणित साथ टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल से आकर डाउनलोड कर लें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।